Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the poem My Last Duchess। ये पोम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के यूजी एंड पीजी के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबाई में लगी हुई होती है, पर्टिकुलरली MJPRU के जो BA सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें भी लगी हुई है। तो इस पोम को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो प्रपोज टाइटल था वो उसका क्या था, इटली। उसके बाद में इसको फिर माई लास्ट डचेस करके पब्लिश करा दिया गया इस ड्रामेटिक लिरिक्स एंथोलॉजी में 1842 में। एज फार एज जॉनर इज कंसर्न, सो इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसे स्पीकर अपनी बात बता रहा होता है, लेकिन जो एड्रेसी है उसकी प्रेजेंस भी हमें इंडिकेटेड हो जाती है। वी अंडरस्टैंड दैट समवन हु इज़ लिसनिंग इज़ ऑल्सो देयर इन द प्रेजेंट, बस उसके डायलॉग हमें रिस्पॉन्स में नहीं मिलते। सो ऐसी इस तरह की पोम को क्या कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि मोनोलॉग भी है मतलब स्पीच ऑफ ए सिंगल स्पीकर, और ड्रामेटिक भी है। ड्रामेटिक मतलब क्या है कि इट इज़ एड्रेस्ड टू समवन, बस फ़र्क इतना होता है कि दैट समवन डज नॉट रिस्पॉन्ड। सो यहाँ पर ये जो ड्यूक ऑफ फेरेरा, उसकी कैरेक्टर स्टडी भी है और किस तरीके से वो एक एड्रेसी है, वो एक एमिसरी है। एमिसरी कौन है, तो डिप्लोमेट, शादी का प्रस्ताव लेके आया है तो उससे ये बात कर रहा है, उससे ये बता रहा है। माई लास्ट डचेस इज़ अ पोर्ट्रेट, मतलब इट इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ हु इज़ नो मोर। सो थीम की बात करते हैं इसमें, ड्यूक्स ऑब्सेशन विद कंट्रोलिंग अदर। अब थ्रू द पोम, थ्रू द कोर्स ऑफ द पोम यू विल अंडरस्टैंड जो कैरेक्टर स्टडी है इस ड्यूक की। ड्यूक कैसा एक जो एक्सेंट्रिक, जिनको कंट्रोल करने का ऑब्सेशन होता है, और जो अगर सामने वाला कंट्रोल अगर नहीं हो पा रहा है सो उसको फिर रास्ते से हटा दो। They know one thing clearly, they are very much conscious and clear about one thing, that is to control other। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर it is no longer fit for that person to remain alive, मरवा दो। So दूसरी चीज़ इसमें क्या मिलेगी, objectification of women। Women are considered to be an object for the people like Duke। Duke के लिए वो सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स हैं, जब चाहो उनको अपने घर में रख लो, सजा लो, और जब चाहे मन भर जाए तो उनको निकाल दो। जब तक वो आपके उस कंट्रोल में रहती हैं तब तक तो ठीक है, अदरवाइज फिर दे आर ऑफ नो यूज टू यू एंड यू गेट रिड ऑफ देम बाय एनी मीन्स। फिर जो सेकंड बात है कि वीमेंस फिटिंग इन वर्सेस देयर एक्सेप्टेंस। देयर एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी क्लियरली डिपेंड्स ऑन देयर फिटिंग इन। फिटिंग इन द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, फिटिंग इन द विम्स ऑफ द पर्सन। उस पर्सन की जो एक्सेंट्रिक बिहेवियर है उसमें फिट हो जाना, उसके हिसाब से चल देना, उस सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें फिट हो जाना। एज लॉन्ग एज शी फिट्स इन शी इज़ एक्सेप्टेड, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है उसके लिए रास्ता। वो भी इसमें आपको मिल जाएगी किस तरीके से उसको जो डचेस थी मरवा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एक जो 16th सेंचुरी रिनेसांस इटली, और वो जो आर्ट लवर थे उसमें से ही जो साइकोपैथ आर्ट लवर, उस टाइप का कैरेक्टर आपको ये ड्यूक मिल जाएगा। ड्यूक ऑन द वन हैंड, द पॉजिटिव साइड ऑफ ड्यूक इज ही इज़ अ कॉनशियर ऑफ आर्ट लवर। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आर्ट में, लेकिन उसका बिहेवियर जो है, उसका कैरेक्टर जो है वो बड़ा एक्सेंट्रिक है। जो सन के टाइप का होता है ना, वो साइकोपैथ और सोशियोपैथ जैसे होते हैं, वैसा टाइप है। तो उसको, उस कैरेक्टर स्टडी को भी आप इस पोम में देखोगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं इसकी। सो द एक्चुअल सब्जेक्ट इज द पोर्ट्रेट ऑफ लुक्रेजिया डी मेडिसी। ये जो पोर्ट्रेट, इस पे मॉडल ये पोम लिखी हुई है। इट इज़ देयर वॉज एन एक्चुअल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कॉल्ड लुक्रेजिया डी मेडिसी। उस पोर्ट्रेट का टाइटल भी यही है। उस पेंटिंग के आधार पर ये पोम इन्होंने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। अब इसके टेक्स्ट की बात करते हैं डायरेक्टली। ड्यूक ऑफ फेरेरा इज द स्पीकर एंड देन ही एड्रेसेस द एमिसरी। जो एड्रेसी है कौन है, वो एक डिप्लोमेट है जो कि शादी का प्रस्ताव लेकर आया है उसकी दूसरी शादी के लिए। अब दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, गॉड नोज। बट ये जो डचेस थी पोर्ट्रेट वाली, इसके बाद में फिर उसको दूसरी शादी करनी थी, नेक्स्ट शादी जैसे भी समझ सकते हो। उस एमिसरी के सामने अपना पूरा इंप्रेशन ये जताने की कोशिश कर रहा है, और उसको फिर ये मेंटली प्रिपेयर्ड कर दे कि जब तुम जाओ अपने उस राजा के पास और मेरा रिप्रेजेंटेशन करो तो किस तरीके से तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ यहाँ पे एक कही जा रही है।
सो लेट मी शो यू। अब ये प्रिटेंशियस टाइप के कैरेक्टर जो होते हैं ना, जिनको शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उस टाइप के लोग हैं ये प्रिटेंशियस टाइप के जो होते हैं, जो अंदर से खोखले हैं लेकिन उनको दूसरे को दिखाने में, उस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये दिखाना चाह रहा है कि यार ये आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी ड्यूक, आई एम एन आर्ट लवर ऑल्सो। और दूसरे साथ आर्ट लवर के साथ साथ यहाँ पे ये भी बता देना चाह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, और ये भी बता देना चाह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज। अब उससे आप तैयार हो जाइए कि व्हेन यू मैरी योर डॉटर टू मी, सो what sort of son-in-law you expect and what sort of son-in-law I turn out to be, ये बात कहना चाह रहा है। जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड है उसके लिए रास्ता कैसे होने वाला है, क्या चांसेस है उसके सर्वाइवल के, यहाँ पे किस तरीके से वो सर्वाइव कर पाएगी, वो सारी चीज़ें। सो एक प्रिटेंशन ये है कि भाई हम तो आर्ट लवर्स हैं। अब ये कई बार आपने देखा भी होगा सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे फेक आर्ट लवर्स भी मिल जाएंगे जो कि पैसा है उनके पास और वो बहुत सारी पेंटिंग्स या स्कल्पचर या ऐसे अपने लिविंग रूम जो होता है, ड्राइंग रूम, उसमें बहुत सारी डेकोरेटिव पीसेस उनके रखते हैं। और फिर वो जब कोई आता है तो उसको फिर वो उसको प्राइस टैग के साथ बताते हैं कि ये देख रहे हो, बहुत महंगी पेंटिंग है ये, MFA हुसैन की पेंटिंग है ये, और पिकासो की पेंटिंग है ये, करोड़ रुपए में मिली थी। तो उनको वो करोड़ रुपए दिखाने हैं, ना कि पेंटिंग। हो सकता है कि उनका एस्थेटिक सेंस हो भी ना, लेकिन सिंस दे हैव मनी, दे कैन बाय, दे कैन परचेज, दे कैन अफोर्ड इट, सो दे हैव इट एंड दे हैव इट इन ऑर्डर टू शो दैट ऑफ, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। उस तरह का ये एक ओछा टाइप का जो इंसान होता है ना, वो है ये। तो उसको दिखा रहा है दैट इज माई लास्ट टचेज, यानी कि पोर्ट्रेट की बात कर कि ये जो तुम वॉल पे पेंटिंग देख रहे हो, दिस इज द पेंटिंग ऑफ माई फॉर्मर वाइफ, लास्ट मतलब फॉर्मर वाइफ, फॉर्मर डचेज, पेंटेड ऑन द वॉल एंड लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। अब ये देखिए, ये मैंने स्पेशली बाय डिज़ाइन, बाय पर्पज़ ये बनवाई थी, और ये पेंटिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी बोल पड़ेगी। जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा लाइफ लाइक है, तो एज इफ शी वर अलाइव मतलब जो लाइफ लाइक। ये देखिए, अब उससे क्या जताना चाह रहा है कि दैट वी आर आर्ट लवर, आई एम एन आर्ट लवर और आई लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्ट। ये देखिए, आई कॉल दैट पीस अ वंडर। और मेरे लिए अब तक जितने भी मैंने स्कल्पचर या पेंटिंग्स या जो भी मेरे घर में आपको मिलेंगे, उन सब में ये पेंटिंग मेरे लिए स्पेशल है। अब आप समझ लीजिए कि पेंटिंग ऑफ दैट वुमन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हिम और स्पेशल फॉर हिम रादर देन द वुमन हर्सेल्फ, क्योंकि पेंटिंग उसके जो सॉवरेनिटी है, उसका जो कंट्रोल है, उसमें इंट्रूड नहीं करेगी। पेंटिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट वुमन टू बी ऑब्जेक्ट, लेकिन वुमन कुड नॉट रिमेन एन ऑब्जेक्ट एंड एज सच शी वॉज रिमूव्ड। वो जब काम की नहीं रही या फिर वो उसके हिसाब से नहीं चली तो उसको फिर मरवा दिया गया। क्या चाह रहा है उससे, ये ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये अब क्योंकि वो पेंटिंग है तो वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या कह रहे, वंडरफुल। फ्रा पेंडोल्फ इज अ पेंटर। पेंटर को भी स्पेशली मेंशन करना है कि ये पेंटिंग कोई ऐसे वैसे किसी पेंटर से नहीं बनवाई है। फ्रा पेंडोल्फ द फेमस पेंटर, उसने बनवाई है। एंड देन ऐसा भी नहीं है कि वो आया और एकदम से उसने इधर लकीरें खींची, उधर लकीरें खींची और पेंटिंग वाज डन। पूरा दिन लगा उसको। फेमस पेंटर, एंड देन ही वर्कड फॉर अ डे एंड देन शी स्टैंड्स हियर एंड देयर दिस इज द रिजल्ट। सो इट इज़ अ मेटिकुलस वर्क ऑफ आर्ट एंड डिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट। बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली इसको बनाया हुआ है ये। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पेंटिंग। खैर, हो सकता है तुम्हें क्या पसंद आए, तुम तो सिर्फ डिप्लोमेट हो, लेकिन मुझे बताने का फ़र्ज़ है मेरा। तुम्हें हो सकता है कि एस्थेटिक सेंस हो या ना हो, तुम्हें आर्ट की पहचान हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि क्या है, तो मैं इसमें बता दूँ आपको, समझ जाओ। तब कब पता चले कि तुम वहाँ पे जाओ अपने घर पे, उसको बताओ कि कोई ऐसी एक किसी औरत की पेंटिंग दिखा दी थी उन्होंने। तो इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी औरत की पेंटिंग, ये बहुत स्पेशल चीज़ है। इसको स्पेशली आपको दिखाना है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये पर्पज़ है। विल इट प्लीज यू सिट डाउन एंड लुक एट हर। और अरे खड़े क्या हो, बैठो, इसको निहारो। देखा होगा ना कि आर्ट लवर होने का मतलब कई बार ये होता है कि आप जब तक खो ना जाओ उसमें, तब तक लगते नहीं कि आर्ट लवर हो। भले आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप गौर से देख रहे हो, बहुत गौर से देख रहे हो। दूसरे वाले को लग रहा है कि ये भाई सब बड़े, इसको आर्ट की पहचान है, बहुत गौर से देख रहा है इसको। तो वही तरह का तुम आती हो या नहीं आती हो देखना, तुम्हें पहचान हो या नहीं हो,
बैठ के देखो, तसल्ली से देखो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, पर्पस, पर्पसफुली। फ्रा पेंडोल्फ मैंने ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरीली मैंने कह दिया, कोई भी पेंटर मेरे नाम याद आया तो उसको मैंने नाम ले लिया, नहीं। फ्रा पेंडोल्फ पर्टिकुलरली मैंने इंटेंशनली कहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर है। तुम्हें पता रहना चाहिए कि पेंटिंग ऑर्डिनरी नहीं है और इसको बनाने वाला भी ऑर्डिनरी नहीं। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। अब क्योंकि I know that you are a servant only, you are a diplomat only. So हो सकता है तुम्हारे लिए इस तरह का काम फैमिलियर ना हो, तुम्हें आर्ट की पहचान हो या ना हो, तो बड़े कॉमन सा है। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे नौकर वोकर ऐसे हैं जिनको क्या मतलब आर्ट वुड से, लेकिन तुम क्योंकि स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहे हो उस ख़ानदान को, उस परिवार को, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तुम्हें भले ही ना हो इसकी पहचान, लेकिन मैं बताऊँ। तो स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, पिक्चर्ड काउंटेनेंस मतलब जो इस चेहरे पे एक्सप्रेशंस हैं उनको पढ़िए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो पेंटिंग के चेहरे के जो जेस्चर्स हैं उसको रीड करना तुम्हें शायद आएगा नहीं, लेकिन मैं बताऊं। द डेप्थ एंड द पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, देयर इज ए स्पार्क इन द आईज ऑफ द डचेस। वो स्पार्क स्पेशल, वो जिस तरीके से द वे शी इज लुकिंग एट समथिंग व्हेन द पेंटिंग वाज बीइंग डन, तो वो क्या देख रही थी और क्या ऐसा था जो उसके चेहरे के जेस्चर्स चेंज हो गए, जो ट्रांसफॉर्म हो गए, तो वो मैं बताता हूँ। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, जो एक शार्पनेस है इसके जो ग्लांस में, वो जो दिख रहा है ना कि इट इज़ जस्ट लाइक अ लाइवली कैरेक्टर, इट इज़ नॉट अ पोर्ट्रेट, इट इज़ द डचेस हरसेल्फ हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू। तो वो स्पेशल है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। अब तो वो जो चीज़ें है ना, वो जो अर्नेस्ट ग्लांस, वो जो शार्पनेस इन द आईज, शार्पनेस, जो जेस्चर्स ऑन द फेस, ये सब मुझे समझ में आता है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो एक तरफ अपना वो ये भी दिखा रहा है कि कितनी महंगी पेंटिंग वो कितनी स्पेशल है, और दूसरी तरफ क्या है कि इसको समझने वाले भी स्पेशल ही है। ऐसा नहीं कि ये स्पेशल है तो हर किसी की समझ में आ जाएगी, मैं बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं हर किसी के लिए ये पर्दा नहीं खोलता, इट रिमेन्स हिडन। ये कर्टन तभी खोलते हैं जब मैं चाहता हूँ, स्पेशल लोगों के लिए। और यू सीम टू बी स्पेशल। अब क्योंकि वो लड़की वाले हैं तो उनको स्पेशल बना के उनको प्रेजेंट भी करना है, तो अब मेरे लिए ही ये खुलता और मैं तुम्हारे लिए ये दिखा रहा हूँ। एंड सीम्ड एज इफ दे वुड आस्क मी इफ दे डर्स्ट हाउ सच अ ग्लांस केम देयर एंड नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। अब ये खुद ही एज्यूम कर रहा है कि मैं अक्सर वेन एवर आई हैव शोड दिस पिक्चर टू द मैन, या कोई भी जो भी आया उसको मैंने पिक्चर दिखाई है, तो कई एक कॉमन क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा ये चेहरे पे ये जो जेस्चर थे ये कैसे आए। एक स्माइलिंग सा जेस्चर है इसकी आंखों में, कुछ कहना चाह रही है ये पोर्ट्रेट में, तो ये कुछ स्पेशल था या फिर पेंटर की करामात है ये। तो मैं बताता हूँ कि क्या है, क्योंकि मैं ही समझ सकता हूँ। इसलिए तुम बैठो, आराम से बैठो, इसको नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, और जो तुम्हें समझ में ना आए वो पूछो। अब वो भले पूछ नहीं रहा है, लेकिन इसको बताना है। क्या अक्सर पहले भी लोग ऐसे आए थे, वो पूछते थे, तो हो सकता है तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैं तुम्हें बता देना। लेट मी टेल यू व्हाई इट वाज द शार्प जेस्चर इन हर ऑन हर फेस। और तुम पहले भी नहीं हो जो कि तुम पूछो और कि ये क्यों आया, तो मैं बता दे रहा हूँ। इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। इसमें एक रीजन ये भी छुपा है कि जो जेस्चर थे, स्माइल थी, इट वॉज नॉट कॉज्ड ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड दैट इज मी। ऐसा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे था तो मुझे देख करके उसके चेहरे के जेस्चर्स जो थे वो थोड़े से बदल गए थे। ये जो शार्पनेस है उसकी आईज में, या उसके चेहरे पे जो ग्लो है, वो दैट वॉज कॉज्ड बाय माई प्रेजेंस। ऐसा भी नहीं था। अब वो नहीं था, यही प्रॉब्लम की बात। इसको क्या होना चाहिए कि अगर उसके चेहरे पे चमक आती है लेडी के, या फिर जो उसके जेस्चर्स चेंज होते, ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक्सप्रेसिव जेस्चर्स आते हैं, तो वो किसकी वजह से आने चाहिए? मेरी वजह से आने चाहिए, वो पॉजिटिवनेस। अब अगर वो नॉर्मली भी उसके चेहरे पे आ रहे हैं तो ना, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हाउ कम शी कैन शो दिस काइंड ऑफ जेस्चर्स विदाउट एनी डेफिनेट रीजन और स्पेशल रीजन? वो रीजन तो मैं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये जो जेस्चर आते हैं ना, इट इज़ नॉट सिंपली बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं तो था ही वहाँ पे, बल्कि एक बात और थी, कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक। वो जो स्पॉट ऑफ डिम्पल, जो वो कॉन्स्पिक्यूअस स्माइल है, वो तो वो मेरी प्रेजेंस तो थी वहाँ पे, लेकिन कुछ और रीज़न भी था।
वो क्या था? एक्चुअली फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, चांस मतलब हैपेंड टू से, शायद उसने ये कहा होगा, क्या कहा होगा? हर मेंटल लैप्स, मेंटल जो भी ओवरकोट था, गाउन कह लीजिए, लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, कि शायद उसने ऐसा कहा होगा कि वो शायद जो आपका कवरिंग है ना गाउन की, वो आपके रिस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर कर रही है। तो हो सकता है इस बात से उसके चेहरे पे हंसी आ गई हो। कहने का मतलब क्या है कि आगे भी रिवील करेगा कि छोटी सी बात, कोई सी भी बात, उसके चेहरे पे वो स्माइल, वो जो जेस्चर्स, वो जो ब्लश, वो ला देती थी। ये प्रॉब्लम, इसीलिए ये पेंटिंग में नज़र आ रही है, नहीं तो वो तुम्हें असलियत में नज़र आती। ये कैसे हो सकता है कि जो मतलब मेरी प्रेजेंस और उसका कुछ कहना एक ही बात, इसको आगे भी कहेगा। तो वो शायद इसलिए, या फिर ये कहा हो कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस दैट फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। ये उसने ये कहा होगा कि अरे मैडम, ये जो आपकी नेक के साइड, मतलब नेक का कलर जो है, इसको मुझे अगर रिप्रोड्यूस करना है पेंट से, तो पेंट से वो मुझे लगता है कि वो कर ही नहीं पाऊंगा। इट इज़ सो नेचुरल अ कलर, और ये एक मतलब मिरेकुलस कलर है जो आपकी नेक का कलर है, ठीक। वो शायद मैं कितने भी कोशिश करना चाहूँ, पेंट से मैं रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाऊंगा। तो हो सकता है इस बात से हंस गई हो वो, इस बात से उसके चेहरे पे वो जो ब्लश आ गई हो। तो कोई भी रीज़न रहा हो, खैर रिजल्ट क्या है कि वो जो जेस्चर्स हैं, स्माइल, नेचुरल स्माइल, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सच स्टफ वॉज कर्टसी एंड शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। सच स्टफ, इस तरह की बातें, इस तरह की कुछ भी बातें, छोटी मोटी मामूली सी बातें, वो काफ़ी थी इसके चेहरे पे वो जेस्चर्स लाने के लिए, वो जो ब्लश लाने के लिए। मैं तो ये चाह रहा था कि अगर दैट स्पॉट ऑफ जॉय वॉज ड्यू टू माई प्रेजेंस, क्योंकि जब वो पोर्ट्रेट बन रहा था उसका, तो मैं भी था सामने। तो अगर मुझे देख करके वो आता तो मुझे लगता कि आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर लाइफ। उसने कुछ कहा, कह रहे वो लेडी आपका ये जो आ रहा है ना, ये कवर कर रहा है, यही कुछ ज़्यादा कवर कर रहा है, अब इस पर आपकी नेचुरल स्माइल आ जाएगी। या फिर क्या आपका जो कलर है ना, जो नेक का कलर है, उसको चाह करके भी वो ब्लश जो है ना, उसकी हाफ ब्लश भी मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा, इसी से उसके चेहरे पर जेस्चर्स आ गए। तो ये कैसे हो सकता है? मेरे कुछ भी करने से अगर वो चेहरे पे जेस्चर आते तो मुझे लगता है कि हाँ आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, लेकिन ऐसा नहीं था। एनीवे, जो भी था, ये इट वॉज अ कॉज इनफ फॉर हर टू हैव दैट जेस्चर, हैव दैट ब्लश ऑन हर फेस। शी इज अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड। आसानी से, कोई भी आसानी से प्लीज कर दे उसको, कुछ भी कह दो, कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी कह दे, वो खुश हो जाता। अरे शी इज अ डचेस, डचेस कैन नॉट बी प्लीज्ड विद एनीथिंग। डचेस होती है, उसको स्पेशल चीज़ें क्या क्या प्लीज करनी चाहिए। शी इज़ माई वाइफ एंड देन शी शुड मेंटेन दैट डिकोरम। किसी को हंसाने के लिए बहुत स्पेशल चीज़ चाहिए, ह्यूमन बीइंग को हंसाने के लिए या फिर उसको अच्छा फील कराने के लिए बहुत स्पेशल चीज़ चाहिए। अब क्योंकि राजा बड़े आदमी हो तो बड़ी चीज़ चाहिए, ये अजीब सा आदमी है, इसको लेकिन ये चाहिए। इसकी नज़र में तो क्या है कि बहुत एक बड़ा कोई ओकेजन ना हो, ये बहुत बड़ा रीज़न ना हो, तब तक आपके चेहरे पर वो जेस्चर नहीं आने चाहिए। मतलब आर्टिफिशियल लाइफ आपको जीनी चाहिए और दिखानी चाहिए। ये जो प्रिटेंशियस होते हैं, स्नोबरी जिसको हम कहते हैं, वो टू ईजिली इम्प्रेस्ड एंड शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। लो भैया, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से बहुत ईजिली इम्प्रेस्ड हो जाए, हर चीज़ से ईजिली इम्प्रेस्ड हो जाए और उसकी नज़र हर चीज़ पर चली जाए, हम भी रहे तब भी वो खुश रहे, वही चेहरे के जेस्चर्स, और सामने से हमारा नौकर निकले चला आ रहा है, उसको देख के भी उतनी ही वो खुशी चेहरे पे। ये क्या बात? इसका मतलब तो हमारा और किसी और का कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि भी हमारी वाइफ है तो वो हमें देख करके खुश हो, बाकी किसी को और देख करके उसके चेहरे पे वो जेस्चर्स नहीं आने चाहिए। अब खुशी की भी डेफिनेशन उन्होंने सेट कर दी, तो उसके लुक्स हर जगह चले जाएं, यानी कि एवरीथिंग और एनीथिंग कुड प्लीज हर, कुड कॉज दैट ब्लश ऑन हर चीक। कुछ भी काफ़ी था। वो मतलब इतनी इनोसेंट टाइप की लेडी थी, इतनी ईजी गोइंग जो टेम्परामेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जिनको पसंद नहीं होती, वो चीज़ों को बहुत जितना ईजी हो सकता उतना ईजी लेते हैं। खुश रहना, हर चीज़ में खुश रहने वाले, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आता। ऐसे लोग सामने वाले को पसंद नहीं आता क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसमें उन्होंने
सामने वाले की इंसल्ट कर दी। उसे पता भी नहीं बेचारे को कि सामने वाला तुम किस तरीके से ले रहे हो। आपके लिए तो यही काफ़ी है कि आपकी वाइफ अगर किसी भी चीज़ को देख करके खुश हो रही है तो दैट इज़ रीज़न इनफ। उसमें आप ये सोचो कि नहीं, मुझे देखकर खुश होनी चाहिए, बस मेरे कहने पे कुछ इसके चेहरे पर जो ब्लश आना चाहिए। अजीब साइकोपैथ आदमी हुई। खैर सर, इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। अब क्या बताऊं सर, मैं उसके लिए फेवर के कोई मायने नहीं था। कोई भी गिफ्ट दो उसके लिए तो डिस्टिंक्शन नहीं थी। मेरा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट, जैसे माई फेवर माई गिफ्ट एट हर ब्रेस्ट। गिफ्ट एट हर ब्रेस्ट मतलब क्या है, जो नेकलेस, जैसे नेकलेस कोई मैं दूं, अब मैं तो नेकलेस बहुत महंगा वाला दूंगा ना, तो मेरा दिया हुआ नेकलेस या मेरे किसी सर्वेंट का लाया हुआ कोई भी एक फ्लावर, दोनों एक ही तरह से, जैसा चेहरे के जेस्चर्स मेरे नेकलेस देने के टाइम पर थे, वैसे ही कोई कुछ भी दे जाए उसको तब भी वही स्माइल। अरे ये तो मतलब इट इज़ अनपार्डनेबल। कैसे हो सकता है? यू आर द वाइफ ऑफ ड्यूक, यू नो योर पोजिशन। ऑर्डनरी इंसान थोड़ी हो, ऐसे ऑर्डनरीली कैसे प्लीज हो सकती हो? लेकिन नहीं। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट एट द वेस्ट, लो भाई मेरा दिया हुआ गिफ्ट और सनसेट को देख करके वो उतनी खुश हो रही है, और मेरा दिया हुआ गिफ्ट जो है उसको देख करके भी इतनी खुश हो रही है। अजीब पागल औरत है। पागल वो नहीं, पागल तू है। द बाउज ऑफ चेरीज सम ऑफिशियल फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर। या फिर बाओ मीन्स ब्रांच ऑफ चेरीज। अब कोई भी चेरीज मतलब जो फ्रूट है, फ्रूट की पूरी ब्रांच तोड़ करके उसके लिए लेके आ गया। कोई भी ऑफिशियल फूल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डेजिग्नेटेड नौकर है वो मेरे ऑर्चर्ड में से कुछ भी 2-4 फ्रूट की जो ब्रांचेस ला करके उसके सामने दे दे तब भी वो उतनी खुश। मैं लाखों रुपए का हार लेके आऊँ तब भी उतनी खुश। अरे यार क्या भाई, क्या लेडी है ये, तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस। अब वाइट म्यूल जो पोनी, जो वो घोड़े का बच्चा होता है, उस पे जो वाइट म्यूल उस पे जो अपने इस पूरे गार्डन में घूमे तब भी उसके चेहरे पे वही ब्लश, वही खुशी। और मेरा दिया हुआ एक्सपेंसिव गिफ्ट उसके पाने पे भी वही खुशी। कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। बताओ। तो ऑल एंड ईच वो ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। वही जो अप्रूवल, सेंस ऑफ अप्रूवल होती है ना, किसी को देख करके आप बिल्कुल खुश हो जाओ, किसी चीज़ को पा करके छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लो। वो लेडी तो इतनी इजी गोइंग थी कि छोटी सी चीज़ भी उसको खुश कर देती थी। इसका मतलब क्या है कि वो उसको लाइफ की फिलॉसफी पता थी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी प्लीज्ड एट सम एक्सपेंसिव थिंग। कोई बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी महंगी चीज़ ही होगी तभी आप खुश होगे, दैट इज़ नॉट अ रीज़न इनफ। कोई भी चीज़ खुश कर सकती है बशर्ते आप खुश रहने का आपके अंदर टेंडेंसी हो, इंक्लिनेशन हो। यू कैन रिमेन हैप्पी एट एवरीथिंग और यू कैन रिमेन मोरोस एट इवन एवरीथिंग। आपको अगर कोई चीज़ खुश नहीं करती तो कुछ खुश नहीं करेगा, तो वो तो उसको लाइफ जीने का मतलब शी न्यू हाउ टू लिव द लाइफ। लेकिन ऐसे लोगों को फिर दूसरे लोग पसंद नहीं करते और रिजल्ट क्या है, बेचारी का पोर्ट्रेट बना पड़ा है। अप्रूविंग स्पीच मतलब क्या? अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर ले रही। और ये ब्लश उसके चेहरे पर आ जाना, ये चेहरे के जेस्चर चेंज हो जाना, खुश हो जाना। वो शी थैंक्ड मैन गुड। अच्छी बात है, कोई आपके लिए कुछ भी कर रहा है तो थैंक यू बोलना चाहिए। बट थैंक्ड समहाउ आई डोंट नो एज इफ शी वर रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 years ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन उस थैंक यू को मेरे दिए हुए गिफ्ट से के बराबर समझ लेना। यानी कि क्या चाह रहा है वो, जब मैंने उसको गिफ्ट दिया, कुछ भी कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, तो उसके लिए एक स्पेशल थैंक यू होना चाहिए था, एक स्पेशल जेस्चर होना चाहिए था। जेस्चर्स की भी डिस्टिंक्शन उसको ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जब मेरा हस्बैंड कोई मुझे गिफ्ट दे तो उसके लिए इतना ज़्यादा खुश होना है या ऐसे खुश होना है, और जब कोई दूसरा कुछ गिफ्ट दे छोटा मोटा या आपके लिए कुछ भी करे अपने सच्चे मन से तो उसके लिए वैसा खुश होना है। अब इतना, ये तो मैनिपुलेशन हो गई, मैनिपुलेशन ऑफ योर इमोशंस। तो ये तो स्कीमिंग जो आदमी होते हैं वो कर पाते हैं, जिनको जो साइकोफैन टाइप के होते हैं, चापलूस टाइप के होते हैं, वो कर पाते हैं ऐसा। मैनिपुलेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कर पाते हैं। वो लेडी तो बहुत ही सीधी थी बेचारी, उसे क्या पता, उसने तो ये इवन सोचा भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा कि मेरा हस्बैंड इस चीज़ को भी ऐसा ले लेगा।
इस तरीके से सोच लेगा। तो वो ऐसे साइकोपैथ टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो था वो। ये शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल, शी डिड नॉट कॉम्प्रीहेंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन ऑफ माई नेम एंड फेम। मेरे खानदान की जो इज्जत थी उसने तो मतलब मिट्टी में मिला दी। ये तो नहीं ना, बर्दाश्त कैसे हो सकता था ये। अब यानी सामने वो जस्टिफाई कर रहा है। अब आप खुद ही बताओ कि अगर उसको मारा गया तो वो सही मारा ना मारे? रानी थी, रानी बन के रहे ना, एक ऑर्डिनरी क्रीचर बन के क्यों रह रही है? तो फिर क्या हुआ कि भाई आप सोच लो, एंड एनीबडी इज who stoop to blame the sort of trifling। अरे भाई कौन, who can come down to a situation to accept that trifling nature। जो ट्राइफल होता है ना, बिल्कुल मामूली सा बिहेवियर, ये कौन बर्दाश्त करेगा? इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, जस्ट दिस और दैट यू डिसगस्ट मी, हेयर यू मिस एंड देयर यू एक्सीड द मार्क। अब चलिए एक बात मैं और बताऊं कि अगर आपने अपनी पोजीशन को डाउन किया, आपने बात करने की कोशिश, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें जब मैं कुछ दूं तो तुम्हें ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, अगर ये मैं कहूं या तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी या तुम्हारी वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी या ये तुमने ज़्यादा कर दिया, ये तुमने कम किया, तो वो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कहना। मतलब मैं अपनी पोजीशन से नीचे उतर करके बात करनी हुई, मेरे लिए शोभा नहीं देता ऐसी बातें करना। चलिए मान लेता हूँ कि आ गया, मैंने अपने आप को थोड़ा नीचे किया और मैं इसके बाद ये कहूँ, उससे ये एक्सपेक्ट करूँ कि अब बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक था। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, ना ही मैं सोच रहा था, ना ही मैं उस तरह की वर्ड्स यूज कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी चलिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि उसने बिना लड़े, बिना आर्ग्यूमेंट दिए आपकी बात को एज सच मान लिया, तब भी थोड़ा सा बात हो सकती थी। पहली बात तो क्या था कि उसको खुद ही एहसास होना चाहिए था कि शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज़ अ वाइफ ऑफ द ड्यूक हु हैज़ द लेगेसी ऑफ मोर देन 900 ईयर्स। तो उसकी कुछ प्रोटोकॉल हैं, उसको वो समझना चाहिए। शी इज़ नॉट ए ह्यूमन बींग, शी शुड हैव फॉरगॉटन दैट शी इज़ ए ह्यूमन बींग। उसको ये याद रखना चाहिए था कि वो रानी है और रानी जैसे हर चीज़ में फॉर्मेलिटी, कोई भी कुछ लारा नौकर उकर तो हाँ ठीक है रख दे, मुस्कुराना नहीं चाहिए उस पर। अंदर से खुशी हो रही है तो ना हट चल ठीक है रख दे यहाँ पे। जब हस्बैंड आए तो वो खुशी वहाँ पे एक्सप्रेस करनी चाहिए। नहीं सिलेक्टिव, आप अपनी खुशी को सिलेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करो, वो एक प्रोटोकॉल है, रानी हो क्योंकि आप। उसने ये, उसको एहसास होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अगर आप कहते भी और वो बिना बहस किए मान लेती, अपने आप को नीचे थोड़ा सा गिरा करके अपनी पोजीशन से, और वो मान लेती कि ठीक है चलो, तो तब भी कुछ होता। अब इसका मतलब क्या है कि ना इसने कहा और ना बेचारी को उसको समझ में आया। जब इसको पता है कि वो ऐसी लेडी थी कि मान लेती तो कह ही देता, लेकिन नहीं, कहना भी नहीं है और उससे एक्सपेक्ट करना है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो करो। मैं आपसे वो चाह रहा हूँ जो मैं आपसे कहूँगा नहीं, लेकिन आपको समझ जाना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, और नहीं किया आपने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। वेन एवर आई पास्ड हर शी स्माइल्ड, अच्छा लगता था मुझे, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। लेकिन भाई साहब बात तो ये खराब हुई कि कोई भी जा रहा है उसके सामने भी वही स्माइल, थोड़ी ज़्यादा ही ईजी थी वो लेडी। हम निकलते जा रहे हैं तब भी वो हंस रही है, उसी तरीके से स्माइल पास कर रही है। कोई और निकल के जा रहा है तब भी। अब यार ये तो फिर कैसे बर्दाश्त करेगा। दिस ग्रू, अब मतलब इस तरह का बिहेवियर चलता चला गया, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि क्या गलत कर रही थी और वो करती चली गई। एंड आई गेव कमांड्स, फिर इनफ वॉज इनफ, तो मैंने फिर क्या किया, दे दिया ऑर्डर कि भैया निकालो इसको, इसका पत्ता साफ करो। आई कैन नॉट टॉलरेट हर एनी मोर, शी इज सिंपली डिफेनिंग माई नेम, तो मेरा तो नाम खराब कर रही है ये। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, फिर भैया क्या हुआ, स्माइल सब खत्म। अब बंदी कहाँ दिख रही है, पोर्ट्रेट, ये है हमारा जलवा। बुरा नहीं हूँ मैं, बस ये है कि मैं थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन चाह रहा था। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और भैया अब तुम्हारे सामने है बात। अब यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट जैसे कि बिल्कुल लाइफ लाइक पोर्ट्रेट हो। खैर चलो छोड़ो, ये तो मैं वैसे ही बता रहा था, कुछ आपको मैं स्पेशल कुछ नहीं बता रहा, मतलब नॉर्मली मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया। खैर विल इट प्लीज योर आइज, अब उठो यार, बैठ गए, बैठ ही पड़े रहोगे, और कुछ बताना था बता दिया, उठो। विल मीट द कंपनी बिलो, जो वो और लोग आए हुए हैं ना, शादी की पूरी बात कर लेते हैं, जो और लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। चलिए अब खैर जब इतनी बात हो गई तो दहेज वहेज की बात भी कर लेते हैं। और मुझे पता है कि आपके जो मालिक है काउंट, काउंट इज़ येट अनदर टर्म फॉर टाइटल फॉर
द मैन ऑफ रैंक, राजा वूजा टाइप के। तो मुझे पता है कि भाई आपके राजा जो है ना वो बड़े दरिया दिली है उनकी, और अगर मैं कुछ भी मांगूंगा दहेज के नाम पर तो मना नहीं करेंगे, मुझे ये भी पता है। आई नो ही इज़ वेरी जेनरस पर्सन। ठीक, मेरी कोई सी भी डिमांड जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी। मैं ये कह दूँ दहेज वहेज का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला ना, बस ये है, शादी तो हम कर ही लेंगे लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना अपने हिसाब से, मतलब मेरा जो कद है उसके हिसाब से समझ लेना, मेरी जो प्रेस्टीज है समाज में, जो इज्जत है, 4 लोग थोड़े से ये सोच लें कि भैया ड्यूक है, ड्यूक की शादी में क्या क्या मिला, तो वो बस उसका ध्यान रख लेना। बाकी मुझे दहेज की ज़रूरत नहीं है ना, हम तो दहेज विरोधी आदमी हैं, दहेज के खिलाफ हैं अगर कम मिलता है तो अब बात बाकी है, खुद समझदार हो। तो दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ। अब लेकिन फिर भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई डॉटर, उसकी जो डॉटर है, जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड है, वो मेरी प्राइमरी कंसर्न है। मतलब हमें लड़की चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई। ये मतलब सोसाइटी में आपको खूब ऐसा मिल जाएगा कि नहीं भाई हमें लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बस थोड़ा सा बारातियों का स्वागत पान पराग से करवा देना, और थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, हम तो दहेज के विरोधी हैं, हमें लड़की चाहिए। तो दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट द स्टार्टिंग डिक्लेयर्ड एट द स्टार्टिंग। जैसा पहला स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि भाई हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना शादी इस प्रपोजल को लेकर के, वो लड़की ही है, वाइफ, नथिंग एल्स। बस थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, बस तुम आए हो तो इसलिए बता देना, अदरवाइज हम कोई दहेज के लोभी आदमी थोड़ी, हमारे को सब कुछ है, पूरा 900 साल का खानदान है हमारा, और हम कोई गरीब आदमी थोड़ी हैं। बस ये थोड़ा सा सही रहता है और कुछ थोड़ी है। दे विल गो टुगेदर डाउन। अब खैर बात समझ में जो आ गई होगी, मैंने अपने बारे में जो बताया समझ में आ गया होगा। और अब नीचे चलते, चलो नीचे चलते हुए एक और स्टैचू दिखाया। अब इनको सब कुछ दिखाना है। ये देखो नेपच्यून, ये जो सी गॉड, नेपच्यून मतलब सी गॉड, इसका जो स्टैचू है ना ये भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। सी हॉर्स को टेम मतलब उसको कंट्रोल करते हुए वो स्टैचू होगा। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि कंट्रोल इज द की। जो भी चीज़ चाहिए इनको, वो इसमें ये जो सॉवरेनिटी उसको दिखाते हुए, कंट्रोल को दिखाते हुए। दो रेयरिटी, अब ये स्टैचू भी क्या है, रेयरिटी है ये, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टैचू, इट हैज़ बीन स्पेशली फॉर्म्ड मोल्डेड फॉर मी। ये विच क्लॉस डी इनिसबर्ग, ये स्कल्प्टर है जो जिसने मूर्ति बनाई थी, मूर्तिकार, कि ये आदमी, ये आपको तो पता ही होगा, बड़ा फेमस स्कल्प्टर है ये। उसने मेरे लिए ये बिल्कुल ब्रॉन्ज में बनाई थी, ये बिल्कुल ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति है, ये ऑर्डिनरी नहीं है कि मसाले वसाले की समझ लो तुम ऐसी। हम खानदानी लोग हैं, हमारी पसंद खानदानी, ऊंची लोग, ऊंची पसंद है हमारी। तो बस इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर कोई गिफ्ट लेके आओ, दहेज में आए, तो यूनिक होना चाहिए बस वो, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत थोड़ी, हमें तो लड़की चाहिए, वो ही प्राइमरी कंसर्न है। और हम तो बहुत खुश रखेंगे लड़की को। बस थोड़ा सा ये जो बातें बताई इनका ध्यान रखवा लेना, उनसे बता देना कि ऐसा है तुम्हारा जो होने वाला पति। बाकी हम तो बड़ा खुश रखते हैं भाई, हम तो पूरा प्रो फेमिनिस्ट पर्सन हैं, हम तो औरतों की बहुत हम इज्जत करते हैं, उनको समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। बाकी बस थोड़ा सा तुम्हें जो बताया उसको बता देना, और क्या है, बाकी शादी में मिलते हैं फिर। चलिए, तो इस तरीके से इसने पूरी पोम में एक अपने आप को रिवील कर दिया कि व्हाट ही इज एक्चुअली एंड व्हाट ही रियली वांट्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज एक्चुअली इज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल रिनेसांस मैन, जो प्रिटेंशियस नेचर के और साइकोपैथ, जिनको समझना कुछ नहीं लेकिन एक्सपेक्ट सब कुछ करना, बताना कुछ नहीं लेकिन एक्सपेक्ट सब कुछ करना, एक्सप्रेस कुछ नहीं करना लेकिन एक्सपेक्ट सब कुछ करना, उस तरह के लोग हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। होपफुली यू enjoyed this lecture and you understood the concept of this poem and the content also. Or like and share this video among all the students who are pursuing their UG and PG. और अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस तुरंत पता चल जाएं। और ये वीडियो उस प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें आपको बाकी सारे लेसन्स, पोम्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी जो जनरली UG और PG के सिलेबाई में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। थैंक यू सो मच।